सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद ए के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, हम पिछले लेक्चर में किसकी बात कर रहे थे? स्पाइरो कंपाउंड्स की, ठीक है। तो स्पाइरो कंपाउंड्स तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, कायरलिटी ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो हमने क्या क्या कर लिया भाई? हमने एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन वाला भी कर लिया, कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये भी कर चुके हैं हम। और क्या भाई? कायरलिटी इन एलीन, कायरलिटी इन बाइफिनाइल्स, कायरलिटी इन स्पाइरो कंपाउंड्स, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसको मैं आपको बता भी चुका था लास्ट लेक्चर, वो थोड़ा सा रह गया था, ठीक है ना। स्पाइरो कंपाउंड में इसमें क्या भाई? स्पाइरो कंपाउंड में हम क्या करते हैं? ये जो एक रिंग होती है एक अल्कीन के इक्वल होती है। तो मान लीजिए ये दो रिंग है, तो कितने हो गए भाई? ये इवन अल्कीन होगी, इवन रिंग है ना। तो इवन रिंग को हम क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक बोलते हैं, एक प्रकार से कायरल बोलते हैं, एसिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए ऑड रिंग है, तो ऑड रिंग वाला अकायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। और ये देखिए अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर कन्फिग्रेशन अप्लाई करना है, कन्फिग्रेशन चेक करना है इसका, तो कन्फिग्रेशन आप देख लेना, यहाँ से आप एरो पास करना, जैसे आपने अलीन में और बाइफिनाइल में किया था ना। बाइफिनाइल में कहाँ से कर रहे थे आप? एरो कहाँ से पास कर रहे थे भाई? ऑन द प्लेन से स्टार्ट कर रहे थे और एंड कहाँ पे कर रहे थे? अब और बिलो द प्लेन की साइड कर रहे थे। तो ऑन द प्लेन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो कर दीजिए 1 2 3 4। तो कैसे आएगा भाई? ये आ जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर सेम ग्रुप है और ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा। तो ये बिल्कुल स्पाइरल, जो स्पाइरो कंपाउंड है ना, बिल्कुल सेम है भाई, अलीन और बाइफिनाइल्स की तरह ही है, अलीन और बाइफिनाइल्स की तरह। बस इसमें क्या है, बाइफिनाइल्स में हम अलीन वगैरह नहीं देखते, मतलब रिंग को अलीन के इक्वल नहीं मानते। लेकिन इसमें स्पाइरो कंपाउंड्स में एक रिंग को अलीन के इक्वल मानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस टाइप को आप, इस पार्ट को, ठीक है ना। तो अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला भी पार्ट, वो क्या है? अब जो मेरा पार्ट स्टार्ट होगा वो पार्ट इसको क्या भाई? वो पार्ट क्या है? और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा हूँ? आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई? आप सभी बताइए मुझे, आप सभी बताइए भाई। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो हमारा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा गाइस। जो हमारा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़, मतलब ये क्या इंपॉर्टेंस क्या है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए? जो हमारे ये स्पाइरो कंपाउंड थे, इनमें भी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, कायरल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। अब और बिलो द प्लेन उसमें ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। एक कार्बन पर प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स और कायरल कंपाउंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंसा कंपाउंड, कायरलिटी इन अंसा कंपाउंड, कायरलिटी इन अंसा कंपाउंड, कायरलिटी इन अंसा कंपाउंड। जल्दी देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कायरलिटी इन अंसा कंपाउंड, क्योंकि ये आता है, ये आपने एक चीज सुनी हो, पाइलेट ग्रुप, आपने सुना हो पाइलेट ग्रुप का नाम सुना है ना। तो वो पाइलेट ग्रुप इन अंसा कंपाउंड्स में ही आता है, और जो पाइलेट ग्रुप होता है ना, वो इन अंसा कंपाउंड में आता है। वो कैसे होता है भाई? ये अंसा कंपाउंड कैसा होता है, ये देखिएगा आप सभी, देखिए ये अंसा कंपाउंड को, ये देखिए, ये CH2, ये CH2, ये CH2 N और ये CH2, ये होता है हमारा अंसा कंपाउंड। ये हमारे क्या होते हैं भाई? ये हमारे क्या होते हैं? अंसा कंपाउंड होते हैं। और एक चीज सुन लीजिए, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ आपको, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारे अंसा कंपाउंड होते हैं ना, अंसा कंपाउंड वो कायरल होते हैं। अंसा कंपाउंड में किसी भी कायरल सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अंसा कंपाउंड इज ए कायरल and optically active because this compound time does not required any chiral center. This compound time required and only required chiral plane, chiral axis, helical axis.
इस कंपाउंड में, अंसा कंपाउंड में कायरल सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑप्टिकल एक्टिव और कायरलिटी को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर ओनली कायरल प्लेन होना चाहिए, एक कायरल प्लेन होना चाहिए, कायरल एक्सिस होनी चाहिए और हेलिकल एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, कायरल होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक पॉइंट्स हैं भाई, कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए कि क्यों, किन कंडीशन से हम इनको बताएंगे कि कंडीशन, इसको कंडीशन कौन सी होगी। तो आपको बता देना पहले तो क्या है कि यहाँ पर ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल होते हैं। इन कंपाउंड्स को किसी भी कायरल एक्सिस, मतलब ये कायरल सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर ओनली कायरल प्लेन, हेलिकल एक्सिस और कायरल एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब लिखिए कंडीशन, कंडीशन लिखिए, कंडीशन लिखिए इन कंपाउंड की कि ये कब कायरल होंगे। कंडीशन लिखिए, सबसे पहली कंडीशन लिखिएगा, सबसे पहली कंडीशन आप लिखिएगा भाई, सबसे पहली कंडीशन आप लिखिएगा कि ये कंपाउंड कब, कि ये कंपाउंड हमारे कब कायरल होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, जो मेरी ये n की वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो n की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो n की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n इज डज नॉट हायर। जो हमारी वैल्यू होती है ना, जो हमारी वैल्यू होती है n की, वो हायर नहीं होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए कायरल होने के लिए। वैल्यू ऑफ n इज डज नॉट हायर। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, वैल्यू जैसे कि 8 होगी ना, अगर वैल्यू इसकी 8 होगी, यहाँ पर 8 आएगा तो इन दोनों को मिला के हो गया 10, तो यहाँ पर टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 10 आए, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा तो दोनों क्या 10 हो जाएगी। तो अगर n की वैल्यू टोटल करके हम 10 आएगी ना 10, तो वहाँ पर क्या देखेंगे हम, वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी कायरलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कायरलिटी थोड़ा इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कायरलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसकी कायरलिटी अगर हमें बनाए रखनी है तो कुछ एक, मतलब कि हाउ टू फॉर्म कायरल आफ्टर n वैल्यू 10, हाउ टू फॉर्म कायरल, मतलब कि हाउ टू प्रेजेंट कायरलिटी इज प्रेजेंस आफ्टर वैल्यू ऑफ n इज 10, वैल्यू ऑफ n जो है वो 10 होने के बाद भी हमारा जो, हम इसको कायरल में किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं, कायरलिटी इसमें किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इसकी कायरलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और n की वैल्यू कम होगी तो ये कायरल होगा। और उसका रीज़न क्या है सुन लीजिए, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो ये भाई रिंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये वाली जो रिंग बनी हुई है एक प्रकार से, ये जो प्लेन बना हुआ है आउट ऑफ द प्लेन, ये क्या होता है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लार्ज एक रिंग सा बना लेगा, ठीक है। जिसके अराउंड ये जो हमारी रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग, ये ईजिली रोटेट हो जाएगी। ये तो सिग्मा बॉन्ड है ये वाले, तो ये ईजिली, मतलब ये वाले ना जो, ये इसके ईजिली रोटेट हो जाएगी, मतलब ये चारों ओर से ऐसे ऐसे करके ये इसके चारों ओर रोटेट करेगी। ये रिंग इस प्रकार ऐसे रोटेट करेगी। ये बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, और इस बेंजीन के चारों ओर इस प्रकार रोटेट करेगी। ये वाला जो आउट ऑफ द प्लेन है ना, अगर ये प्लेन मतलब क्या है, ये CH2 जो है ये मैक्सिमम बहुत, मतलब कि ज़्यादा नंबर में हो ये CH2, तो ये इतनी बड़ी रिंग बन जाएगी कि इस बेंजीन के चारों ओर आराम से रोटेट हो जाएगी, आराम से अराउंड, मतलब कि चक्कर मार लेगी इसका, आराम से इसका राउंड, मतलब कि आराम से इसका राउंड को कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब इसके यहाँ का भी इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, यहाँ का भी इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, तो सभी जगह का इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कायरलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कायरलिटी डिक्रीज हो जाती है कब, जब वहाँ पर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, n की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, उस टाइम कायरलिटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ये आराम से रोटेट करेगी और सभी जगह का जो नेचर है, कायरलिटी नेचर है, वो इक्विवेलेंट कर देती है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन, n की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी हमारा कायरल कंपाउंड जो है क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। ओके, तभी हमारा कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है भाई, उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग हमेशा किसी ना किसी एक हेटेरोएटम को कंटेन करके रखेगी। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। सुनिएगा, ये जो बेंजीन रिंग है, ये वाली बेंजीन रिंग ये हमेशा एक हेटेरोएटम को, बेंजीन रिंग कंटेन 1 और 2 हेटेरोएटम, ये हमेशा एक या दो हेटेरोएटम को कंटेन करके रखेगी। सेकंड कंडीशन ये, जैसे कि
यहाँ पर इसने ब्रोमीन कंटेन कर लिया, यहाँ पर इसने ब्रोमीन कंटेन कर लिया, ठीक है ना। जैसे कि 2 हेटेरोएटम को कंटेन करके रखती है, 1 भी कर सकती है, ठीक है ना। 1 हेटेरोएटम भी कंटेन करके रख सकती है, 2 हेटेरोएटम भी कंटेन करके रख सकती है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक हेटेरोएटम को कंटेन करके रखेगी। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो क्या है भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ भाई। उसके बाद मेरा जो कंडीशन जो है, थर्ड पॉइंट क्या है, कंडीशन का थर्ड पॉइंट क्या है, कंडीशन का थर्ड पॉइंट है ये जो हेटेरोएटम होगा ना, ये हेटेरोएटम ये पोजीशन नंबर 3 पर होगा, बेंजीन की पोजीशन नंबर 3 पर होगा। जैसे कि ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा अंसा कंपाउंड है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी थर्ड पोजीशन होती कौन सी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरा हेटेरोएटम होगा, ये हेटेरोएटम ये हमेशा पोजीशन नंबर 3 पर होगा। पोजीशन नंबर 3 कंसिस्ट, पोजीशन नंबर 3 कंसिस्ट है हेटेरोएटम। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा हेटेरोएटम है वो हमेशा पोजीशन नंबर 3 पर होगा, पोजीशन नंबर 3 पर होगा। अब पोजीशन नंबर 3 कैसे पता करेंगे हम, तो सुनिएगा ध्यान से। हम हमेशा जो नंबरिंग है ना वो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा अंसा कंपाउंड में, जो अंसा कंपाउंड होते हैं वहां पर जो नंबरिंग है वो हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो देखिए 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पर भी ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 1 2 3, ठीक है ना। तो नंबरिंग देख लीजिए, हमेशा जो हेटेरोएटम है वो 3rd पोजीशन पर ही होगा, हमेशा जो हेटेरोएटम है वो 3rd पोजीशन पर ही होगा। याद रखिएगा, वो कहां पर होगा, वो 3rd पोजीशन पर होगा, ठीक है ना। 3rd पोजीशन पर अटैच होगा, ठीक है ना। और ये जो ग्रुप होता है, सुनिएगा, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है कौन सा, पाइलेट ग्रुप। ये ग्रुप जनरली, ये जो ग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, पाइलेट ग्रुप होते हैं, पाइलेट ग्रुप, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग पे एक ही हेटेरोएटम प्रेजेंट, एक हेटेरोएटम, तो हम क्या बोलेंगे, पाइलेट ग्रुप हमारा कौन सा है, हमारा पाइलेट ग्रुप है ये वाला, जहां पर जिस साइड हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा ना, हेटेरोएटम, वो वाला पाइलेट ग्रुप होगा। और मान लीजिए अगर हेटेरोएटम यहाँ पर होता तो हमारा पाइलेट ग्रुप ये होता। अगर मान लीजिए हेटेरोएटम यहाँ पर होता तो पाइलेट ग्रुप ये वाला होता है। ये CH2 है ना, ये इसको हम पाइलेट ग्रुप बोलते हैं। पाइलेट ग्रुप आप जानेंगे ना किसको पाइलेट ग्रुप बोलते हैं, इस CH2 को हम पाइलेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। पाइलेट क्यों, ये हवा में है, आउट ऑफ द प्लेन है। ये देखिए, ये तो ये प्लेन में है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये वाली जो रिंग है ना, ये रिंग, ये जो CH2 वाली रिंग बन रही है, एक CH2 जो रिंग बना रहा है, एक बड़ी रिंग, ठीक है ना, वो आउट ऑफ द प्लेन है। और ये जो बेंजीन है ये प्लेन में है। ये बेंजीन तो इस प्रकार प्लेन में है, बेंजीन तो इस प्रकार प्लेन में है, और जो CH2 वाली रिंग है ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये जो CH2 का एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये तो बेंजीन रिंग तो प्लेन में है, और ये जो CH2 का एक ब्रिज बन रहा है, CH2 से एक ब्रिज, वो बन रहा है भाई आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। कैसे है ये ब्रिज कैसे है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, हमारा ये जो ब्रिज है ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा ये जो ब्रिज है ये कैसा है भाई, ये आउट ऑफ द प्लेन है, हमारा ये ब्रिज आउट ऑफ द प्लेन है। तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पाइलेट ग्रुप, आखिरकार हम पाइलेट ग्रुप किसको बताएंगे। तो हेटेरोएटम अगर इस पोजीशन में अटैच है तो ये पाइलेट ग्रुप, हेटेरोएटम अगर यहाँ पर अटैच है तो ये पाइलेट ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों ही पोजीशन पर, बेंजीन की दोनों 3rd पोजीशन पर अगर हेटेरोएटम कनेक्ट है तो मैं पाइलेट ग्रुप किसको बोलूँगा। तो याद रखिएगा, मैं हमेशा पाइलेट ग्रुप लेफ्ट वाले को बोलूँगा, जहाँ पर मेरा लेफ्ट वाला जो पाइलेट ग्रुप होता है ना उसको, जैसे कि ये वाला, इसको मैं पाइलेट ग्रुप बोलूँगा। अगर मेरे बेंजीन के दोनों ही 3rd पोजीशन पर हेटेरोएटम है तो मैं लेफ्ट वाला जो हेटेरोएटम है ना, जो लेफ्ट वाला हेटेरोएटम, जैसे कि ये वाला हेटेरोएटम, इसके पास जो पाइलेट ग्रुप है, इसके पास पाइलेट ग्रुप ये वाला है, तो मैं इसको पाइलेट ग्रुप बोलूँगा। दोनों ही हेटेरोएटम मतलब कि पोजीशन पर हेटेरोएटम कनेक्ट है तो मैं लेफ्ट वाले पाइलेट ग्रुप को, लेफ्ट वाले हेटेरोएटम के पास जो पाइलेट ग्रुप है उसको क्या बोलूँगा, उसको मैं पाइलेट ग्रुप बताऊँगा, ठीक है ना। ये हमारा पाइलेट ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट भी हो गया भाई, पाइलेट ग्रुप आपको पता लग गया, पाइलेट ग्रुप पता लग गया। तो ये थे हमारी कुछ कंडीशन, ये थी हमारी कुछ एक कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या कही कि वैल्यू ऑफ एन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी उसको कायरल मतलब कायरलिटी उसको महसूस होगी, वो मतलब कायरल होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बिकॉज अगर ज़्यादा नंबर होगा तो जो हमारा आउट ऑफ द प्लेन जो ब्रिज है वो ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, प्लेन के अराउंड ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, और जिसके रोटेट होने के कारण क्या होगा, जिसके रोटेशन होने के कारण क्या होगा भाई, उसके रोटेशन होने के कारण क्या होगा, आप बताइए, जल्दी बताइएगा, आप बताइए भाई,
जिसके रोटेशन होने के कारण क्या होगा, जल्दी बताइए। रोटेशन होने के कारण सभी जगह का जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो सेम हो जाएगा। और नेचर एंड इन्वायरमेंट सेम होने के कारण क्या होगा, जो नेचर है और जो इन्वायरमेंट है वो सेम होगा, वो सेम हो जाएगा। सेम होने के कारण क्या होगा, कायरलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कायरलिटी नहीं रहेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बेंजीन कंटेन वन और मोर हेटेरोएटम, बेंजीन कंटेन करके रखेगा एक और एक से ज्यादा हेटेरोएटम, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, पोजीशन नंबर थर्ड, मतलब कि पोजीशन नंबर थर्ड कंसिस्ट है हेटेरोएटम। हमेशा पोजीशन नंबर जो थर्ड होगी बेंजीन की, वो हेटेरोएटम को कंटेन करके रखेगी, कंसिस्ट करके रखेगी। उसके बाद मैंने क्या बताया, पाइलेट ग्रुप, ठीक है ना। तो पाइलेट ग्रुप हम किसको बोलते हैं, इनको हम पाइलेट ग्रुप बोलते हैं। और ये जो ब्रिज होता है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है ना, आउट ऑफ द प्लेन, इसीलिए मैंने जनरली इनको पाइलेट ग्रुप बोला, क्योंकि ये पाइलेट मतलब ये एक प्रकार से ऊपर अबोव द हवा में है ना, स्पेस में, ठीक है। ये बेंजीन तो प्लेन में है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये एक स्पेस में है, ठीक है। इसको मैंने पाइलेट ग्रुप बोल दिया, इसी प्रकार मैंने इसको नाम दिया पाइलेट ग्रुप, ठीक है ना। ये पायलट है एक प्रकार से, ठीक है, तो पायलट ग्रुप। लेकिन अब मैं पायलट ग्रुप मान लीजिए किसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा या इसको, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मेरा हेटेरोएटम तो इसको पायलट ग्रुप, यहाँ पर मेरा हेटेरोएटम है तो इसको पायलट ग्रुप। लेकिन अगर दोनों ही जगह मेरे हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो मैं पायलट ग्रुप किसको कहूंगा, मैं हमेशा पायलट ग्रुप लेफ्ट वाले को बोलूंगा, हमेशा पायलट ग्रुप लेफ्ट वाले को बोलूंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये कंडीशन थी कुछ एक अंसा कंपाउंड के कायरल होने की, ठीक है, कायरलिटी को बताने की। अगर मेरा अंसा कंपाउंड जो कब कायरलिटी कंटेन करके रखेगा, कब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना। ये हमारी कुछ एक कंडीशन थी, ये हमारी कुछ एक कंडीशन है जिससे हम क्या कर रहे हैं भाई, जिससे हम क्या बता रहे हैं कि हमारा कंपाउंड जो है कब तो वो कायरलिटी कंटेन करके रखेगा, ठीक है, कब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये कंडीशन कुछ है, आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए हम अब एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं भैया। हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं उनको स्टार्ट करना जल्दी कीजिएगा। हमारे जो एग्जाम्पल है उनको स्टार्ट करते हैं। करें भाई, तो एग्जाम्पल करना स्टार्ट करें। तो देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, आपको ये बताना है कि मेरा कौन सा कंपाउंड कायरल होगा और कौन सा कंपाउंड मेरा अकायरल होगा, कौन सा कंपाउंड मेरा कायरल होगा और कौन सा कंपाउंड मेरा अकायरल होगा, और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव बताना है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव बताना है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो एग्जाम्पल कीजिए भाई, एग्जाम्पल कीजिए। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है, ये मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है भाई। ये CH2, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, सेकंड एग्जाम्पल, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पर। उसके बाद क्या है मेरा ये सेकंड एग्जाम्पल, ये मेरा क्या सेकंड एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद मेरा क्या एग्जाम्पल है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, 6 है ये, ठीक है ना। उसके बाद मेरा थर्ड नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, जल्दी लिख लीजिएगा इनको। अब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन में मतलब कि कुछ एक रूल यहाँ पर भी आएंगे, उन रूल को आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है ना। इन रूल से आप बहुत कुछ पता कर जाओगे। आप इन रूल से आप अंसा कंपाउंड के बहुत चीज़ों को पता कर जाओगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ से भाई क्वेश्चन पुटअप होंगे, गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं भाई, यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी ये पूछे जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, हो गया ना ये, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या क्या हो सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एक्स एंड वाई क्या क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक्स हो सकता है क्या COOH, वाई क्या हो सकता है BR, या फिर एक्स भी क्या हो BR, वाई भी क्या हो BR, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है यहाँ पर एक्स एंड वाई, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पर डिफाइन क्या करना है भाई, क्या सिर्फ ये चीज़ें बतानी है आपको कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा होगा। तो जिसके अंदर याद रखिएगा जहाँ पर हमारे पास प्लेन प्रेजेंट होगा, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वो क्या होगा, वो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अकाइरल होता है। तो देखिएगा क्या इस स्ट्रक्चर में प्लेन प्रेजेंट है, क्या POS प्रेजेंट है। तो अगर मैंने यहाँ से मैंने एक प्लेन पास किया तो यहाँ पर भाई इस साइड भी सेम ग्रुप था, इस साइड भी, इट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब क्या है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, और यहाँ पर कोई हेटेरोएटम भी नहीं है, और हेटेरोएटम ना होने के कारण ये जो आउट ऑफ द प्लेन वाला जो पार्ट है मेरा, जो ब्रिज पार्ट है, वो ईजिली मूव कर लेगा। मैंने बताऊँ यहाँ पर हेटेरोएटम क्यों लगाया है, मैं बताना भूल गया आपको। कंडीशन में हेटेरोएटम मैंने इसलिए लगाए हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये हेटेरोएटम होंगे, थोड़े लार्ज ग्रुप होंगे, लार्ज ग्रुप, जिसके कारण ये क्या होगा, जब ये मूव करेंगे ना, ये आउट ऑफ द प्लेन वाला ब्रिज ग्रुप, जो ब्रिज रिंग है मेरा, ब्रिज जो ऐसे मूव करता है, जब ये मेरा प्लेन में रिंग है, जब इसके चारों ओर ऐसे मूव करता है, तो मान लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, लार्ज ग्रुप, अगर ये मूव करेगा तो वो लार्ज ग्रुप इसको रिपल्सन करेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे, इसको मूव नहीं करने देंगे, इसको बीच में अटका देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर यहाँ ये जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन, इन पोजीशन पर अगर क्या होगा, थोड़े बड़े बड़े लार्ज मैं ग्रुप लगा दूंगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। हेटेरोएटम मैंने क्यों लगाया, बिकॉज जब ये वाली रिंग, ये जो ब्रिज रिंग है, ये जब मूव करे तो वो जो बड़े लार्ज ग्रुप हैं हेटेरोएटम है, वो इसको मूव ना करने दे, वो स्टेरिकली हिंड्रेड, स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस करे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएं इसको, ठीक है। वो क्या करें भाई, वो इसको स्टेरिकली हिंड्रेंस, वो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएं, ठीक है ना, उसके कारण, ठीक है। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जब हमारा ये बेंजीन जो होता है प्लेन में, जब यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो आउट ऑफ द प्लेन ब्रिज ग्रुप होता है, जब वो ऐसे मूव करते हैं तो हेटेरोएटम इसलिए लगाते हैं ताकि ये मूव ना कर पाए। अगर ये मूव करेगा, अच्छे से मूव कर जाएगा मान लीजिए, तो क्या होगा, तो इनमें सभी का इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, सेम होने का कार्डिनलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसको इसलिए लगाया ताकि ये मूव ना कर पाए, हेटेरोएटम इसलिए यूज करते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई भी हेटेरोएटम नहीं है, तो ये जो रिंग है आउट ऑफ द ब्रिज वाली जो ब्रिज रिंग है, वो इजीली मूव कर जाएगी, जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल होगा। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास हो रही है, जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर मैंने एक बता दिया आपको कि यहाँ पर कोई हम कायरल सेंटर वगैरह नहीं देखते, यहाँ पर हम कायरल प्लेन और कायरल एक्सिस और हेलिकल एक्सिस से इसकी कायरलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पर कितने नंबर है भैया एन का, यहाँ पर एन का नंबर है 8, और मैं बता देता हूँ, जब n का नंबर, टोटल n का नंबर देखिए, CH2 और ये n का नंबर यहाँ पे 6, तो सभी मिला के कितना हो गया, n का नंबर 8 हो गया। तो यहाँ पर CH2 ग्रुप कितने हैं, टोटल 8 CH2 ग्रुप है। अगर यहाँ पर n का नंबर 8 हो, टोटल n का नंबर अगर 8 आए, और यहाँ पर अगर एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या बताएंगे कि ये ब्रिज रिंग जो होती है, ये जो ब्रिज रिंग बनी हुई है, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये जो मूव नहीं कर पाती, बिकॉज ये अभी छोटी रिंग है, ये आउट ऑफ द प्लेन वाली जो रिंग है ये छोटी है, और इसमें जो ये होता है, ये ब्रोमीन, ये इसको इफेक्ट करता है, मतलब ये बीच में आ जाता है, ये जब मूव करता है तो बीच में आ जाता है ये ब्रोमीन, जिसके कारण इसको मूवमेंट नहीं हो, जिसके कारण इसकी कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो पाती, और जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब हमारा टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या हो, 8 हो, और हमारे पास अगर एक हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो बेंजीन पर, टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू 8 हो, और हमारे पास अगर बेंजीन रिंग पे एक हेटेरोएटम भी हो, तो हमारी जो एनसा कंपाउंड होगा, वो कैसा होगा भाई, वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होगा। वो क्या होगा भाई, वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होगा। ये क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल था, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद भाई ये वाला पॉइंट। तो अब आप ये पॉइंट कीजिए भाई, इस पॉइंट को कीजिए, सभी कीजिए, आप सभी इस पॉइंट को कीजिए भाई। तो इस पॉइंट में क्या है भाई, क्या है, जब हमारे n की वैल्यू, टोटल n की वैल्यू 10 हो, देखिए 8 ये होगी, 2 ये ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर की वैल्यू, टोटल n की वैल्यू जब हमारे सामने 10 आए, जब हमारे सामने टोटल n की वैल्यू क्या आए, 10, दोबारा सुन लीजिए, जब हमारे सामने टोटल n की वैल्यू 10 आए, क्या, टोटल n की वैल्यू जब हमारे सामने क्या आए भाई, 10 आए, तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो ये रिंग होती है आउट ऑफ द प्लेन, जो ये हमारा ब्रिज रिंग होती है, ये
ये इजी टू इजी मूवमेंट करने लग जाती है, ये इजीली मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जब हमारा क्या होता है यहाँ पर जो टोटल n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू जो क्या हो जाती है 10 हो जाती है। जिस टाइम हमारे टोटल नंबर ऑफ जैसे कि n है, उस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू टोटल नंबर n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 8 से घटा के 10 हो गई। तो 10 होने के बाद अगर एक हेटेरोएटम है बेंजीन रिंग पे, अगर हमारे प्लेन वाले रिंग पे एक हेटेरोएटम है, तो वो आउट ऑफ द प्लेन वाली जो रिंग है वो इजीली मूवमेंट कर लेगी, जिसके कारण यहाँ पर सभी जगह का जो इन्वायरमेंट है वो सेम हो जाएगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, याद रखिएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी क्या भाई, यहाँ पर भी n की वैल्यू 10 है और पूरी रिंग के जो रिंग हमारी बेंजीन रिंग उस पर एक ही हेटेरोएटम कनेक्ट है, वो कौन सा COOH, एक ही हेटेरोएटम कनेक्ट है COOH, जिसके कारण यहाँ पर भी भाई n की वैल्यू 10 होने के कारण ये भी इजीली मूवमेंट हो जाएगी यहाँ पर, और ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा, ठीक है ना। ये भी क्या भी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए एग्जांपल कंप्लीट। अब हम क्या लेंगे, अब हम एग्जांपल लेंगे एक हेटेरोएटम नहीं, अब हम बेंजीन रिंग पे 2 हेटेरोएटम लगाएंगे। अब हमारी जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग पर हम 2 हेटेरोएटम का यूज करेंगे भाई। अब हमारी जो बेंजीन रिंग है हम उस बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई बेंजीन रिंग पे 2 हेटेरोएटम का यूज करेंगे। तो 2 हेटेरोएटम यूज करने पर क्या होता है भाई, तो सुनिएगा, ये देखिए, ये मेरी बेंजीन रिंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रोमीन यूज कर लिया, यहाँ पर भी मैंने ब्रोमीन यूज कर लिया, ठीक है ना। और ये ब्रोमीन की जगह COOH भी हो सकता है, ठीक है ना, ब्रोमीन की जगह ये COOH भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने CH2, n की वैल्यू कितनी रख दी 8, ठीक है, n की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी रख दी 8 रख दी। ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये COOH भी हो सकता है, याद रखिएगा, COOH भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ब्रोमीन को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर क्या है, दोनों ही मेरे पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है, दोनों थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन कौन सी है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये वाली थर्ड पोजीशन है, ठीक है ना। दोनों ही थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, हमारे हेटेरोएटम प्रेजेंट है। याद रखिएगा आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बता रहे हैं आपको कि दोनों ही यहाँ पर जो हेटेरोएटम प्रेजेंट है, यहाँ पर जो दोनों हेटेरोएटम जो प्रेजेंट है, उन दोनों हेटेरोएटम पर यहाँ पर क्या है, उन दोनों ही हेटेरोएटम पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, हेटेरोएटम प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही जो बेंजीन रिंग है दोनों ही थर्ड पोजीशन पर हेटेरोएटम हमारे पास प्रेजेंट है। तो उसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अकायरल कायरल मीडियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये देखना है। तो भाई बताइए, जब दोनों थर्ड पोजीशन पे हेटेरोएटम है और n की वैल्यू जब क्या है 10, n की वैल्यू 10, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट होगा क्या, तो सुन लीजिए यहाँ पर इफेक्ट होगा। अब भाई पहले तो क्या था, n की वैल्यू 10 थी और एक थर्ड पोजीशन पे हेटेरोएटम था, तो इजीली मूवमेंट हो जाती थी। लेकिन अब तो दोनों ही थर्ड पोजीशन पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है, जिसके कारण इसको प्रॉब्लम होगी। n की वैल्यू 10 होने के बाद भी, आउट ऑफ द प्लेन जो ये n की वैल्यू है ये 10 होने के बाद भी, मतलब ये CH2 की वैल्यू, इन टोटल CH2 की वैल्यू 10 होने के बाद भी डबल हेटेरोएटम होने के कारण इनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जिसके कारण ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये कायरल होंगे, जिसके कारण ये क्या होंगे भाई, ये जो है जिसके कारण क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड ये कायरल होते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जिसके कारण ये क्या होता है भाई, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड कायरल होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, आप सभी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा ये हो गया भाई आपका, ये हो गया। तो मैंने आपको वो भी करवा दिया जब एक भी हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पर क्या था, कायरल, मतलब अकायरल और ऑप्टिकल इनएक्टिव। जब एक हेटेरोएटम कनेक्ट था तो n की वैल्यू 8 होगी तो वो कायरल और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जब n की वैल्यू 10 होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा। लेकिन जब दोनों थर्ड पोजीशन पर हेटेरोएटम कनेक्ट थे, डबल हेटेरोएटम कनेक्ट थे, जब हमारे दोनों मतलब 2 हेटेरोएटम जब बेंजीन रिंग पे थे, तो हमारी n की वैल्यू बेशक से 8 हो, बेशक से n की वैल्यू 10 हो, तो हमारा जो टोटल n की वैल्यू, उस n की वैल्यू नहीं, मतलब इस n की वैल्यू नहीं, टोटल CH2 की वैल्यू हमारी जब 10 हो जाएगी, 10 n की वैल्यू 10 आ जाएगी, उस टाइम में अगर हमारे पास 2 हेटेरोएटम है तो हमारा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई।
अब क्या है भाई, अब क्या है, अब हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है भाई, अब हमारे सामने एग्जाम्पल जो है वो क्या है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। देखिए देखिएगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये रूल लिख लीजिए, ये रूल लिख लीजिए। और मैंने आपको बता दिया था ना, मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर COOH भी हो सकता है, यहाँ पर COOH भी हो सकता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप, यहाँ पर क्या हो सकता है, CH2N भी हो सकता है, CH2N भी हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भाई मतलब CH2N नहीं, COOH और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये यहाँ पर N की वैल्यू बेशक से कितनी हो, 8 हो, N की वैल्यू 8 हो, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखिएगा आप, जो मैं पॉइंट आपको नोट डाउन करवाने जा रहा हूँ भी, वो नोट डाउन कर लीजिए। वो पॉइंट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट डाउन कर लीजिए सभी। भाई आपका टाइम हो चुका है, देखिए टाइम हो चुका है।